पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश बार बार खबरों में है। कभी छात्र आंदोलन को लेकर, कभी हिंसा, तो कभी सरकार पर आरोप, तो कभी भारत को लेकर बयानबाजी। लेकिन सवाल ये है, आखिरकार बांग्लादेश में ये चल क्या रहा है और ये सब अचानक क्यों भड़क उठा। इस वीडियो में हम पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक बिना किसी भावनात्मक नारेबाजी के समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं दी प्रवीण रिपोर्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि आंदोलन की जड़ क्या है। बांग्लादेश में जिस आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उसकी जड़ें किसी राजनीतिक साजिश में नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियों के पुराने और असंतुलित कोटा सिस्टम में छिपा हुआ है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती एक लंबे समय से कोटा सिस्टम के तहत होती आ रही है। इस सिस्टम के तहत कुल सरकारी नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित श्रेणियों को दिया जाता है। इसमें शामिल हैं 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार, महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा क्षेत्र और विशेष वर्ग। कागज में यह व्यवस्था न्यायपूर्ण लगती है क्योंकि इसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना। लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब समय के साथ इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया। कोटा का प्रतिशत बहुत ज़्यादा हो गया। एक समय ऐसा आया जब सरकारी नौकरियों का 50% से ज़्यादा हिस्सा कोटे में चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि लाखों पढ़े लिखे युवाओं को केवल आधी सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी, जबकि वह मेहनत और मेरिट योग्यता के आधार पर आगे आना चाहते थे। छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि पढ़ाई करने के बाद, परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी किसी विशेष श्रेणी में पास होने वाले लोगों को मिल रही है। इससे युवाओं में गहरा असंतोष पैदा हुआ। बेरोजगारी ने आग में घी डालने का काम किया। बांग्लादेश में हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं। निजी क्षेत्र भी सभी को रोजगार नहीं दे पाता था। जब उम्मीद टूटती है तो गुस्से का जन्म लेना स्वाभाविक है। इस कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन करना शुरू किया। शुरुआत बहुत ही शांतिपूर्ण था। छात्रों ने कैंपस में रैलियां निकाली, ज्ञापन सौंपे, सोशल मीडिया पर आवाजें उठाएं। उनकी मांग बिल्कुल सीधी थी, नौकरी योग्यता के आधार पर दो, जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया तो विरोध तेज हो गया और यही वो पॉइंट था जहां से हालात बिगड़ने लगे। सरकार ने इन प्रदर्शनों को एक सामान्य असंतोष के बजाय कानून व्यवस्था की स्वरूप में देखा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बाहर पुलिस लगा दी गई। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाले सभी तरह के सभाओं पर रोक लगा दिया गया। कई जगह ऐसी धाराएं लगा दी गई जिससे छात्रों को इकट्ठा होना गैर कानूनी हो गया। कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। जब शांतिपूर्ण आंदोलन को जोर जबरदस्ती से रोका गया तो कई छात्रों को लगा कि सरकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती है। यह भावना तेजी से फैलने लगी। धीरे धीरे प्रदर्शन बड़े होते गए, गुस्सा बढ़ता गया और आंदोलन का स्वरूप बदलने लगा। कुछ जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसलिए कई छात्र घायल हुए, कुछ को गंभीर चोटें आई। यहीं से आंदोलन का चरित्र बदल गया। अब यह केवल कोटा विरोध नहीं रहा, बल्कि सरकार बनाम जनता का आंदोलन बनने लगा। जब लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पर देखा कि छात्रों पर बल प्रयोग हो रहा है तो आम नागरिकों को भी इससे नाराजगी बढ़ी। माता पिता भी सड़कों पर उतरे, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता समर्थन में आए। छात्रों को नैतिक समर्थन मिलने लगा। आंदोलन का दायरा बढ़ता चला गया। यही वो मोड़ था जहां से सीमित छात्र आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय संकट की ओर बढ़ने लगा। और यही एंट्री होती है धर्म और राजनीति की। जब किसी देश में सरकार और जनता के बीच संवाद टूट जाता है तब उस खाली जगह को भरने के लिए अक्सर राजनीतिक ताकतें भावनात्मक एजेंडे भरने लगते हैं। बांग्लादेश में भी यही हुआ। शुरुआत में आंदोलन सिर्फ एक नीतिगत मांग थी, सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता हो। लेकिन जैसे ही आंदोलन तेज हुआ, कुछ राजनीतिक समूहों ने इसे अवसर की तरह देखा। उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, सरकार को कमजोर करना, जनता की नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ना, भविष्य की राजनीति की जमीन तैयार करना। इन समूहों ने आंदोलन को यह कहना शुरू किया कि यह सिर्फ और सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं है, बल्कि सरकार के खिलाफ जनता का संघर्ष है। इससे आंदोलन का स्वरूप बदलने लगा। अब यह सिर्फ शिक्षा और रोजगार का सवाल नहीं रहा। अब राजनीति में भावनाएं काम न करें तो अक्सर धर्म को आगे लाया जाता है। कुछ कट्टरपंथी लोगों ने आंदोलन को धार्मिक पहचान से जोड़ना शुरू किया, सरकार को धर्म विरोधी बताने की कोशिश की, धार्मिक नारों का सहारा लेकर भीड़ को उकसाया। इसका असर यह हुआ कि लोग मुद्दों की जगह भावनाओं में बहने लगे। समाज के भीतर ध्रुवीकरण बढ़ा, सब असली मुद्दा पीछे छूटता चला गया। सोशल मीडिया ने भी आग में घी डालने का काम किया। अधूरी जानकारियां फैली, पुराने वीडियो को नए बताकर वायरल किए गए, भड़काऊ संदेश तेजी से फैलने, लोग बिना सच्चाई जाने प्रतिक्रिया देने लगे। इससे स्थिति और बिगड़ गई। धीरे धीरे जो आंदोलन नौकरी और योग्यता की बात करता था
वह बदलकर पहचान, आस्था और सत्ता संघर्ष में बदल गया। इस बदलाव के साथ ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पीछे छूट गया। इस पूरे घटनाक्रम में आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। आम नागरिक डर में जीने लगे, व्यापार ठप होने लगा, छात्र पढ़ाई से कटने लगे और असली मुद्दा रोजगार और भविष्य हाशिए पर चला गया। अब यह साफ हो चुका था, यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा, यह सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बन चुका है। मौजूदा शेख हसीना सरकार जो 2009 से सत्ता में थी, उनकी सरकार पर पहले से ही कई तरह के आरोप लगते आ रहे थे, जैसे सत्ता का केंद्रीकरण, विपक्ष को कमजोर करना, चुनावी प्रक्रिया में धांधली, असहमति को दबाने की प्रकृति। जब प्रदर्शन लगातार तेज होते गए तो हालात काबू के बाहर होते दिखे, तो अंततः राजनीतिक दबाव अपने चरम पे पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें बांग्लादेश पे बनी हुई थी। ऐसे माहौल में शेख हसीना के लिए शासन चलाना कठिन हो गया। सरकार की वैधता पे सवाल उठने लगे। सत्ता में बने रहना अब शायद असंभव हो गया और अंततः अपना पद छोड़कर, देश छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना का देश छोड़कर भागना कोई सामान्य राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक लंबे जन आंदोलन का परिणाम था। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद देश में सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी, अब आगे क्या। राजनीतिक दल आपस में बटे हुए थे। देश को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो विवादों के ऊपर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसेमंद हो, जनता को स्वीकृत हो। और यहीं पर एंट्री होती है मोहम्मद यूनुस की। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर यूनुस ही क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है, वे किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। वैश्विक स्तर पर पहचान थी, उन्हें एक नैतिक विकल्प माना गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरोसा उनके साथ था। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यूनुस ने कोई औपचारिक सत्ता नहीं संभाली है, वे किसी राजनीतिक पद पे नहीं बैठे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रांजिशन पीरियड में देश को दिशा दिखाई। उनकी भूमिका एक स्थिरता लाने वाले चेहरे की थी, ना किसी पारंपरिक राजनेता की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूनुस ही क्यों? मोहम्मद यूनुस केवल एक अर्थशास्त्री नहीं है, बल्कि उनकी एक वैश्विक पहचान है। 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण बैंकों के जनक हैं, दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन का प्रतीक हैं, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थानों का सम्मानित चेहरा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यूनुस की आलोचना क्यों होती है? यूनुस के आलोचक कहते हैं वे जमीनी राजनीति से कटे हुए हैं, उन्हें आम जनता की वास्तविक समस्याओं का कोई अनुभव नहीं है, विदेशी समर्थन पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सहारे सत्ता में आने की कोशिश भी लोकतांत्रिक नहीं है। भारत का नाम सामने क्यों आता है? जब भी बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, एक सवाल बार बार उठता है, इसमें भारत की क्या भूमिका है? यह सवाल अचानक नहीं उठता, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारण है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सामान्य पड़ोसी देशों के जैसा नहीं है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की निर्णायक की भूमिका रही। युद्ध, शरणार्थी संकट और पुनर्निर्माण, हर चरण में भारत ने उसके साथ दिया। इसलिए बांग्लादेश की राजनीति में भारत की मौजूदगी हमेशा महसूस होती है। इस ऐतिहासिक भूमिका के कारण कई लोग ये मानते हैं कि भारत बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करता है। चाहे यह धारणा सही हो या नहीं, लेकिन यह भावना मौजूद है। भारत ने वर्षों से बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे। इसके पीछे कुछ व्यवहारिक कारण है। सीमा पर सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति, व्यापार और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा। इस सहयोग की वजह से जब भी बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है तो विरोधी पक्ष यह आरोप लगाता है कि भारत इस सरकार का समर्थन कर रहा है। यहीं से भारत पर्दे के पीछे है वाला नैरेटिव जन्म लेता है। भारत अक्सर बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में खुलकर टिप्पणी नहीं करता। भारत की प्राथमिकता बिल्कुल साफ है, सत्ता में चाहे कोई भी हो, बांग्लादेश में स्थिरता बनी रहनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत वास्तव में हस्तक्षेप करता है? जमीनी सच यह है कि भारत कभी भी किसी भी देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता। भारत का रुख हमेशा से बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने की रही है। तो सवाल ये उठता है, भारत का नाम बार बार क्यों घसीटा जाता है? इसके कुछ व्यावहारिक कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, आंतरिक असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, जनता में राष्ट्रवादी भावना भड़काने के लिए, बाहरी दुश्मन दिखाकर अंदरूनी मतभेद छुपाने के लिए। यह रणनीति केवल बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के कई छोटे देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल इस रणनीति को अपनाते रहे हैं। भारत की रणनीति सामान्यतः यही रही है कि पड़ोस में स्थिरता हो, आर्थिक सहयोग हो, आतंकवाद का विरोध हो, शांतिपूर्ण विकास। भारत के लिए अस्थिर बांग्लादेश लाभ नहीं बल्कि खतरा है। इसलिए यह कहना कि भारत इन सब के पीछे है, अपनी कमियों को छुपाने का सबसे आसान तरीका है। बांग्लादेश की स्थिति केवल उसकी आंतरिक समस्या नहीं है, उसकी अस्थिरता का सीधा असर पूरे दक्षिण एशिया, खासकर भारत पर पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4100 किलोमीटर लंबी सीमा है।
जो दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है तो सीमा पर अवैध गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तस्करी, हथियारों और नशीले पदार्थों की आवाजाही आसान हो सकती है। सीमा पर रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित होगा। इतनी लंबी सीमा पर पूरी तरह नियंत्रण रखना पहले ही चुनौती का विषय है। अस्थिरता इस चुनौती को और कई गुना बढ़ा देगी। इतिहास गवाह है, जब भी बांग्लादेश में राजनीतिक संकट आया है तो बड़ी संख्या में लोग सीमा पार करके भारत की ओर आए हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो लाखों लोग सुरक्षित स्थान के लिए तो भारत की ओर पलायन करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, स्थानीय संसाधनों का बोझ बढ़ेगा। यह सिर्फ मानवीय नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी बन जाती है। अस्थिर माहौल हमेशा चरमपंथी संगठनों के लिए उपजाऊ जमीन बनती है। अगर राज्य कमजोर होता है तो चरमपंथी गुट पनपते हैं, आतंकी नेटवर्क सक्रिय होता है, युवाओं को गुमराह करना आसान हो जाता है। भारत के लिए यह विशेष रूप से चिंता का विषय है क्योंकि उसका उत्तर पूर्व राज्य पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, परिवहन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अस्थिरता की स्थिति में सीमा पार व्यापार ठप हो सकता है, परिवहन मार्ग बाधित हो सकता है, निवेशक पीछे हट सकते हैं। इससे दोनों देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। बांग्लादेश की अस्थिरता केवल भारत तक सीमित नहीं रहती, अन्य वैश्विक शक्तियां क्षेत्र में प्रभाव डालने की कोशिश कर सकती हैं। दक्षिण एशिया का रणनीतिक स्थिरता पर असर पड़ता है, समुद्र और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए भारत चाहता है कि बांग्लादेश स्थिर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना रहे। इसलिए भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, एक शांत, स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश। यह न सिर्फ बांग्लादेश के हित में है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए जरूरी है। इस विषय पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।